कि जुआ हराम है, हम लुट चुके हैं, सब लुटा चुके हैं जुए में, नहीं, और बाद में बोले जुआ ये हराम। राशिद रिजवी कह रहे हैं जो करबला पे यकीन रखते हैं। नहीं, हम ये करबला राशिद पे रिजवी यकीन कैसे रखते कह हैं। रहे हैं? हाँ, तो वो कैसे कह रहे हैं? वहां तो लूटने के बाद ही लोगों को पता चला कि हराम क्या हलाल क्या है। वो तो वो बात आप फिलिस्तीन और गाजा में लेके आएंगे, नहीं ओआईसी नहीं, में मैं लेके नहीं मैं एक आएंगे। चीज कह रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूँ कि ओआईसी में कई नहीं है बार ये जो है चीज। शहादत देने के ओआईसी बाद वो, चीजें। मैं आपको आज एक बार फिर कह दे रहा हूँ कि आप इसको मजबूत गीट बांध के रख लीजिए कि अगर इजराइल कदम पीछे हटाएगा तो उसका एक ही कारण हो सकता है, वही ईरान। मुमताज साहब, ओआईसी की जो इतनी बड़ी मीटिंग हुई, इतना बड़ा ढिंढोरा पीटा गया कि इसराइल के खिलाफ लामबंदी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं करना था। हम जानते हैं कि एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना से ज्यादा लग सकता है किसी भी मुल्क से अमेरिका की फौज को निकलने के लिए। वो अपना दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे, जो भी सिचुएशन क्रिएट करेंगे, तब उनको हटाएंगे। उसमें महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये फौरी नहीं है कि आज मीटिंग हुई कल निकलेगा, आज शाम तक हट जाओ। पॉसिबल नहीं है, ये हम मानते हैं। लेकिन ये सारे मुल्क कह सकते थे कि ना वहां हमारा कोई एम्बेसडर वहां रहेगा, ना उनका कोई हमारे यहाँ रहेगा। हम वहां बंद कर रहे हैं और यहाँ भी बंद कर रहे हैं। हमारा इनसे कोई ट्रेड नहीं होगा, इसराइल से। ये काम तो एक दिन में हो सकता था, ये प्रस्ताव पास हो सकता था। क्या ये नहीं कर सके आप? दो तीन खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से ये जो मान्यता दी है ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, फ्रांस भी पहले ऐलान कर चुका है 2-3 दिन में शायद वो भी दे दे। इससे पहले बाकी मुल्क हिंदुस्तान समेत 140 मुल्क मान्यता दे चुके हैं, लेकिन ये चूंकि बड़े मुल्क हैं, यूरोपीय मुल्कों का हिस्सा है। कैसे देखते हैं आप राशिद रजीक साहब, ये कितना बड़ा इकदाम है और इसका कितना जियो पॉलिटिक्स पर असर पड़ेगा? देखिए, वो सारे मुल्क मान्यता दे दें, उसके बाद जब प्रपोजल यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा तो फिर अमेरिका उस पर वीटो लगा देगा। कदम कदम पर आप देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरीके का खेल खेल रहा है। जुलानी की बात अभी आप कर रहे थे, जुलानी को लॉलीपॉप नहीं दे रहा है कि तुमको यूएन में हम बुला करके बोलने का मौका देंगे। यूएन में बोलने के लिए तो जो जिस कंट्री की पॉपुलेशन जो है 1 लाख है, वो भी आगे जाके बोल के चले आते हैं। यूएन में जाके बोल देना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि एक तरफ दिखाया है कि सीरिया का एक प्रेसिडेंट है जो सीरिया को देख रहा है, दूसरी तरफ वही जुलानी सीरिया की जमीन को कब्जा करवा रहा है इसराइल के माध्यम से। इसराइल कब्जा कर रहा है कि नेरियो कब्जा कर रहा है, जहां पर बशरुल असद के समर्थक हैं, उनके ऊपर गोलाबारी कर रहा है, उनको मार रहा है और उस जमीन को कब्जा कर रहा है। जुलानी ने कोई अपोज नहीं किया है। कहीं पर अपोज किया हो तो आप बताइए, जुलानी ने अपोज किया है? एक देश का राष्ट्रपति, उसके देश की जमीन कैप्चर की जा रही है, अब वो खामोश बैठा हुआ है। इसको आप क्या कह सकते हैं? ये तो एक मौन सहमति है, और ये एक साजिश है, एक चाल है अमेरिका की है। हमने आपसे कुछ दिन पहले, इसमें शायद 4 दिन 5 दिन पहले हमने कहा था, आपको मेरी बात पता नहीं याद है कि नहीं। हमने कहा था कि अभी जो हमला हुआ है कतर के ऊपर, आप देखिएगा कुछ दिन के बाद अमेरिका बोलेगा ठीक है, इसराइल जो है आपको सॉरी बोल रहा है, आप माफ करिए, मामला खत्म करिए। ये बात मैंने आपसे कही थी, आपके चैनल पे आके मैंने ये बात बोली थी। उसका आप पहला स्टेप आज देखिए, कतर ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि कम से कम इसराइल माफी मांगे। ये आप देखिए, इन्होंने खुद कह दिया कि इसराइल माफी मांगे। तो जो इस स्टेज पे आएंगे, आप उनको लगता है कि वो कोई सेना बना लेंगे, वो लड़ेंगे, वो बदला लेंगे, या उनसे दोबारा उनके ऊपर कोई हमला ना हो, इस बात की कोई श्योरिटी है? आपका ये स्टेटमेंट दे देना कि इसराइल हमसे माफी मांगे, इसका मतलब कि आपने अपने आप को इसराइल की नजर में हल्का कर लिया है। जब तक आप ये ना कहते कि जो हरकत इसराइल ने की है, उसका इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और सही वक्त आने पे हम देंगे, ये बोलना, स्टेटमेंट ये होना चाहिए। लेकिन स्टेटमेंट क्या हो रहा है कि इसराइल माफी मांगे, और कल को बोल देंगे आपकी इनके आपके जो डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, तो यहाँ माफी मांगो, आप आपको माफी मांगना पड़ेगा, आपने क्यों हमला किया।
बात खत्म हो गई ना। जो इतनी बड़ी मीटिंग हुई, उस मीटिंग का निचोड़ ये निकला ना कि इजराइल माफी मांगे। क्या दिखाना चाह रही है? ये बचाएंगे गाजा के लोगों को, ये बचाएंगे फिलिस्तीन के लोगों को? इनकी बस की बात नहीं है उनको बचा लेना। और जो दूसरे मुल्क लोग समर्थन कर रहे हैं, तो ये बात हमने आपको 10-12 दिन पहले बोली थी कि इस वक्त फिलिस्तीन जो है सिर्फ एक सिंपैथी का माध्यम बन गया है, हमदर्दी का माध्यम है। वो फिलिस्तीन के प्रति लोगों के अंदर हमदर्दी हो रही है कि वहां के बच्चे मारे जा रहे हैं, वहां के जवान मारे जा रहे हैं, वहां की औरतें मारी जा रही हैं। एक हमदर्दी है। अब कोई फिलिस्तीन और इसराइल कोई टक्कर नहीं है। अगर आपको टक्कर करवाना, बराबर के हथियार दिए दोनों को, फिर देखिए टक्कर आप। तो एक हमदर्दी के विषय है। पुर्तगाल ने भी कल या परसों स्टेटमेंट दिया है कि हम 1963 वाले फिलिस्तीन को समर्थन देंगे। पुर्तगाल ने खुल के बोला है। तो फिलिस्तीन में जो आंकड़े आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर 60,000, 65,000, 68,000, मुमताज साहब क्या आपको पता है जितनी बिल्डिंगें, जितनी इमारतें धराशायी हुई हैं, उसके अंदर अभी कितनी जनाजे होंगे, कितनी लाशें होंगी? यहाँ एक छोटी सी बिल्डिंग गिर जाती है तो 4 बुलडोजर आ जाते हैं, 4 जेसीबी आ जाती है उसके मलबे को हटाने के लिए, और उसके अंदर से घायलों को और मृतकों को निकाला जाता है। गाजा वालों के पास जेसीबी और बुलडोजर नहीं है, वो कैसे निकालते हैं जनाजे? एक कब्रिस्तान बन चुका है गाजा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो गाजा एक कब्रिस्तान बन चुका है और सारे लोग तमाशाई हो गए हैं। आपने बंदर और मदारी वाला खेल देखा होगा। बंदर गले में रस्सी होती है, मदारी के हाथ में उसकी आखिरी दूसरा छोर होता है, और जैसे जैसे डमरू बजा के वो नचाता है, बंदर नाचता है। अब बाकी चारों तरफ से घेरे हुए तमाशाई देखते हैं और देख करके ताली मारते हैं। बंदर कहीं तकलीफ होता है तो कहते हैं उफ, बेचारे पे जुल्म हो रहा है। अब बंदर ने दो चार हुनर दिखाया तो ताली मार दिया आपने। वही हाल चल रहा है आपका गाजा और फिलिस्तीन का। और आपके जितने भी ओआईसी मेंबर हैं, अरब लीग के लोग हैं, ये वही स्थिति में आज वो चल रहे हैं, तमाशाई हैं, तमाशा देख रहे हैं। मैं आपको आज एक बार फिर कह दे रहा हूं कि आप इसको मजबूत गीट बांध के रख लीजिए कि अगर इजराइल कदम पीछे हटाएगा तो उसका एक ही कारण हो सकता है, वही ईरान। और जिस तरीके से वो तैयारी कर रहा है, उसने अभी एक आयरन बीम बनाई है। आयरन बीम कि लेजर से हम मिसाइल को उड़ा देंगे 100 किलोमीटर की दूरी पे। कोई भी मिसाइल आएगा, कोई भी फाइटर प्लेन आएगा, कोई भी ड्रोन आएगा, हम फौरन उसको उड़ा देंगे। और उसके ऊपर उसका उन्होंने नेतन्याहू ने जा करके उसका इनॉग्रेशन भी किया है कि अब मेरे पास एक मजबूत चीज आ गई है, अब हम उससे अपने आप को बचा लेंगे, बचा ले जाएंगे हाइपरसोनिक मिसाइल से, और मेरा कुछ खर्चा नहीं होगा। करोड़ों लगता था हमारा आयरन ड्रोम में, करोड़ों खर्चा होते थे। ऐसे मेरा कुछ खर्चा नहीं होगा, मेरे पास बैटरी, हैवी बैटरी लगी है, उसी से लेजर निकलेगी और उसको जला देगी। अब मैं आपको आज दावे से बोल रहा हूँ, वो भी एक फ्लॉप और मिस फेल आइटम रहेगा। जितना हमने उसके बारे में पढ़ा है, जितना हमने उसके बारे में जानने की कोशिश की है, जितना टाइम वो लेगा रीड करने में, अपना निशाना बनाने में, उसके बाद वो जा करके उसको टारगेट करने की कोशिश करेगा। और 100 किलोमीटर उसकी रेंज है। 100 किलोमीटर तक वो रेंज को जब तक चेक करेगा, तब तक मिसाइल गिर चुका होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड होती है वो 2200 होती है। तो ये दिखाने के लिए दुनिया को है कि हाँ, हमने एक चीज और उपलब्धि हमारे पास हो गई है, हम अपने आप को सेव कर ले जाएंगे। नहीं, नहीं, सुरक्षित वो बिल्कुल इसमें भी देखिए ले। ऐसा है कि मैं बार-बार एक चीज़ कहता हूँ कि देखिए इज़राइल जो है वो कई एतबार से, सफ़ारती एतबार से शिकस्त खुर्दा हो चुका है। ऐसा नहीं है कि इसका फ़र्क नहीं है और दुनिया तमाशाई ठीक है, वहाँ लोग मारे जा रहे हैं और ऐसा नहीं कि पहली बार किसी मुल्क में लोग मारे गए हैं फ्रीडम की लड़ाई में, इससे पहले भी बहुत सारे मुल्कों में इस तरह से रहा है। लेकिन दुनिया जो है उसको जाँचती है और आज जिस तरह से यूरोपीय ममालिक आ रहे हैं,
हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए खबर आई है, नूर साहब दिया है, फ्रीडम फ्लोटिला 2 दिनों में मिस्र बॉर्डर पहुंच जाएगा। इजराइल का प्लान फेल हो गया है कि उसे रोकने का, कि जिस तरह से रोकने की बात है, तो वो भी एक हिस्सा है। अभी इटली से एक और बेड़ा चल रहा है, वो भी एक कोशिश है। ये ठीक है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल न मानिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। हम जानते हैं कि फर्क इसका होता है, असर होता है, और किसी भी मुल्क के बनने में और उसका दायरा तय होने में एक मुद्दत लगती है, और दबाव, एक प्रेशर बनता है, ऐसा नहीं है। भले ही आज आप कह रहे हो, क्या इससे पहले इजराइल ने, अगर इजराइल माफी मांगता है, क्या इससे पहले कभी इजराइल ने माफी मांगी है किसी से? आप याद करके बताइए, क्या इससे पहले इजराइल ने माफी मांगी है किसी अरबों से, खास तौर से? तो ये एक प्रेशर अगर है, तो एक प्रेशर की बुनियाद होगी, नंबर एक। नंबर दो, ये कि ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि वो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देने जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ राशिद साहब, आप लोग भी नोट करके रख लीजिएगा कि जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, लेकिन एक साथ कभी नहीं बदलते। जब टर्निंग पॉइंट होता है तो ट्रेन भी स्लो हो जाती है, जब गाड़ी मुड़ना होता है, जब जहाज को टर्न लेना होता है, तो वो भी जो है चक्कर काटता है बहुत और टेढ़ा होता है। कभी ऐसा नहीं होता खड़ा खड़ा ऐसे मुड़ जाए और बिल्कुल से वो कोई तो हर चीज का अपना एक निजाम है। यहां पर भी आप समझ रहे हैं कि ईरान की तरह सऊदी अरब कैसे रिएक्ट कर लेगा? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। वो हालात नहीं वहां पे, वहां की दूसरी पॉलिटिक्स थी। लेकिन अब जब बदलेगी तो बदलने में वक्त लगता है, मैंने कहा तो स्लो भी होगी, थोड़ा से लड़खड़ाएगी भी, ट्रेन भी देखिए कड़कड़ कड़कड़ जब पटरी बदलती तो होती है। तो वो तमाम चीजें हैं जो मैं देख पा रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें बदल रही हैं, और अमेरिका की जो हालत है, अमेरिका के अंदर जिस तरह की आवाज उठ रही है, आज आपको पता होगा कि डीसी, वाशिंगटन डीसी में, वहां पे प्रोटेस्टर ने अमेरिका का झंडा उतार करके वो फिलिस्तीन का झंडा वहां पे टांग दिया। तो इस तरह की नाराजगी जो है लोगों में है। आज जहां जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, प्रोटेस्ट हो रहा है उनके खिलाफ, नारे लग रहे हैं। यही हाल आज आज बहुत बड़ा घेराव हुआ है नेतन्याहू के घर का, ऐसी रिपोर्ट आ रही है, शहर टीवी ने लिखा है। तो ये तमाम चीजें हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल से कि, और ये 3-4 बहरहाल मैं और भी सवाल है, और रेशमा हनीफ साहिबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं उनको एक दो खबर और हम अपडेट कर देते हैं। ये खबर आई कि हसन रिजवी साहब लिखा है, इजराइल ने अमेरिका से कहा है कि मिस्र 1979 के मुआहदे को तोड़ रहा है, मिस्र पर लगाम लगाओ। एक ये भी खबर आ रही। इसके अलावा कतर से माफी वाली बात तो अब सामने आ गई। मैं समझता हूं कि नसीरुद्दीन साहब समझ गए होंगे। इसके अलावा हसन रिजवी साहब की एक और बड़ी अपडेट है, हालांकि हमने इस पे बात की है, कि इजराइल ने तुर्की से कहा है कि अल कुद्स की चाबी हमें दे दो। तुर्की ने पलट कर कहा है कि अल कुद्स का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। ये बयान है। अब इसको देखिए, ये आप जो बात कहते हैं तुर्की के सिलसिले में, मैं किसी की हिमायत नहीं करता हूं, लेकिन मैं जियो पॉलिटिक्स बदलते हुए हालात को न देखूं, उस पर बात न करूं, मैं ये भी नहीं कर सकता। ये एज ए एंकर कह लीजिए, एज ए जर्नलिस्ट, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सारे पहलुओं पे बात करूं। ईरान अगर लगा पड़ा है तो वो बेवकूफ नहीं है। वो कहते हैं ना कि वो सूखे पैरे में क्या कहते हैं, पैरे से चावल निकालने की कोशिश कभी नहीं होती है, जहां से निकल सकता है वही कोशिश होती है। और ईरान जो है वो दूरंदेश है, ईरान जो है हालात को समझता है, ईरान हालात को जानता है। और इसीलिए आप देखिए कि इन तमाम तर बुरे हालात में आज ईरान ने ये तो मनवा लिया ना। रेशमा हनीफ साहिबा, फिर इसी पे मैं बात राशिद साहब करूंगा कि ईरान ने अपनी हिकमत अमली कह लीजिए, अपनी ताकत दिखा करके कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि आज उसने ये तो मनवा लिया कि असल दुश्मन इजराइल है, अरबों का, ईरान नहीं है। रेशमा हनीफ साहब। जी ये सच है। ईरान अरबों का दुश्मन नहीं है, इजराइल ही है, बिल्कुल सच है।
और उसके लिए ईरान ने कई बार इन लोगों को वार्न भी किया है और कई बार बताया, लेकिन इन लोगों के समझ में नहीं आया। अब जब कतर पे हमला हुआ है, जब से खैर इन लोगों को बेचैनी तो बहुत ज्यादा है सभी को, और जो अमेरिका पे जो ट्रस्ट था इन लोगों का वो भी अब खत्म हो ही रहा है, बल्कि हो गया है, क्योंकि ये लोग ये जितने भी अरब मुल्क हैं इनको ये पता है कि अगर हम लोग इसी तरह से डिपेंड रहेंगे अमेरिका पे तो ये इजराइल से भाई कुछ भी करा सकते हैं कभी भी, और बाद में कहेंगे, और ये सच है क्योंकि वो अमेरिका में भी जो एक वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट है, उसने कहा भी कि ट्रम्प को बताया गया था इजरायली हमले के बारे में, और इजराइल ने भी ये कहा, जबकि ट्रम्प इस बात को हमेशा डिनाई करते रहे कि हमको तो कुछ भी नहीं बताया गया है, हमको नहीं पता था इस हमले के बारे में, और बिल्कुल एडवांस बताया गया तो उस वक्त तो हमला हो ही रहा था, तो हम क्या कर लेते उसमें, और पहले से इजराइल ने हमको बताया नहीं था, जो कि नाकाबिले यकीन है वैसे ये बात, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ना बताया गया हो, बताया जरूर होगा, लेकिन अब ये सोचे कि हाँ हमास का खात्मा हो जाए तो ज्यादा ही सही है, खात्मा हुआ नहीं, वो अब उनको जिंदगी ऊपर वाले ने लिखी थी तो खैर सबकी जिंदगियां बच गई हैं, अब जिन लोगों को नहीं पता चल पाया तो वो उसमें हलाकत उनकी हो गई, और कतर का तो सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड था, बाकी तो सब हमास के ही लोग थे। अब वो मोबाइल से ट्रेस किया, उन लोग समझे इजराइल वाले कि यहीं पर मौजूद हैं सब, इसीलिए जो है जो बहुत बड़े क्रिमिनल होते हैं कोई, वो क्या करते हैं, वो ये वाला फोन ही नहीं रखते हैं, या तो फिर नेट नहीं ऑन रखते हैं अपना और बंद रखते हैं, या लोकेशन वगैरह ट्रेस ना हो जाए उनकी, इस तरह से कुछ करते हैं। खैर जो भी है, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी तो है ही भाई, अच्छी है, तो उस तरह से जो है उन्होंने उसका यूज करते हुए, इससे पहले भी इब्राहिम रईसी साहब जो थे ईरान में, उनका जो प्लेन जब हुआ था मतलब भी क्रैश हुआ था, तो लोगों को पहले से भी पता था कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन उस वक्त खैर अब अपना नुकसान तो खैर कोई भी नहीं बताता, यही कोशिश करता है कि बता के भाई नुकसान तो पूरा नहीं होना है, अगर बता भी दिया जाए किसी को तो नुकसान जो हुआ है वो तो हुआ ही है, उसको कौन पूरा कर देगा, लेकिन बाद में ये बात अब सामने आ भी गई कि हाँ ये भी, इसमें भी इजराइल का हाथ हो सकता है, हालांकि उसमें रशिया ने और तुर्की ने काफी मदद करी थी ईरान की, बाद में अंगूठी से ही पहचान हुई कि हाँ उन्हीं की है ये, और इस तरह से ये सब हुआ, लेकिन अभी ईरान को लीडर क्यों माना इन लोगों ने, सबने ईरान को लीडर इसीलिए माना कि पता है कि अगर इजराइल को कोई हरा सकता है तो वो ईरान ही है, तो इस वजह से कहा। अब ये देखिए कि ये ओआईसी के अध्यक्ष बने हुए हैं ये बिन सलमान एमबीएस जो हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा और सभी लोगों ने ये कहा कि आप जो है भाई इसकी अध्यक्षता जो है या लीडर आप ही रहेंगे, और हालांकि जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं मसूद पजिश्कियान, तो उन्होंने ये कहा था कि आप ऐसा करिए और हमसे समझौता कर लीजिए तो हम आपको मिसाइल्स वगैरह भी देंगे, और जो आप सिक्योरिटी रखे हुए हैं अमेरिका की तो ये यकीन वाली तो है नहीं, काबिल यकीन नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, और तो आप हमारे जो आईआरजीसी के जो गार्ड्स वगैरह हैं, हमारी जो सेना है, हम उसमें भेज देंगे अगर आप कहेंगे तो, लेकिन इन लोगों ने उस पर नहीं गौर किया क्योंकि इनके दिल में पता नहीं क्या रहता है, जो भी है बहरल, मगर ये है नहीं कि नहीं, हाँ देखिए ऐसा है कि ये इतना आसान नहीं कि गौर नहीं किया, और गौर किया जाता है तो बताया भी नहीं जाता। हम लोग देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों में हम गए हैं, तो वहां जो मीटिंग में तय होता है वो बाहर नहीं बताया जाता है, और इतना आसान भी नहीं है कि ये कह देना कि हाँ कल के हम फैसला बल ले लिया है, कल अमेरिका की फौज को हम हटा देंगे और ईरान की लगा देंगे। ये इतना आसान नहीं है कहना, ये बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, मैं आपको कह रहा हूँ। ये अरबों के लिए मतलब इधर कुआं उधर खाई वाली सिचुएशन है, ये इतना आसान नहीं है। देखिए बहुत मुश्किल होती है, और खास तौर से जो अड्डे बने हुए हैं इनको वहां पे हटाना, और ये काम जैसा कि राशिद साहब ने कहा, वो जैसे भी हो ईरानी हटाएगा, ईरानी इसको हटाएगा, ईरानी इन पे अटैक करेगा, और ये सब होगा। वो हम उस पे जरूर बात करेंगे, और इस पे
बात होनी भी चाहिए। राशिद रिजवी साहब, जो बात हमने कही थी कि कम से कम ईरान जो है उसको तो एक लीडर के तौर पर आप कह लीजिए या ये कि साहब ये हमारा असल दुश्मन ईरान है नहीं, असल दुश्मन जो है वो तो इजराइल है। जिस तरह से किया गया मीटिंग में ये बातें आई, खुल करके लोगों ने कहा, कल कतर ने जो स्टेटमेंट जारी किया कि कोई मुआहदा नहीं होगा क्योंकि मसला फिलिस्तीन जो है वो मसला अरब का मसला है, फिलिस्तीन जो है अरब से बाहर नहीं है। कम से कम इतनी बात तो कतर ने खुल करके कही है। अब्राहम अकॉर्ड बिल्कुल टाई टाई फिश होता दिखाई दे रहा है, फिलहाल जो है उस पर बात नहीं हो रही है। ये तमाम चीजें जो है, और ईरान मुस्तकिल जो है वो उनके राब्ते में है, रोज टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है। तो क्या इस चीज को ये कम बड़ी बात है क्या? क्या इसको हम बहुत अहमियत के साथ नहीं देख सकते, या थोड़ी सी अहमियत तो दे दें कि साहब ईरान ने कम से कम इतना तो किया कि एक तो शिया सुन्नी नहीं होने दिया तमाम तर बदतरीन हालत के बावजूद, दूसरा ये कि उस पे जो ये लोग डरवाए हुए थे अमेरिका और इजराइल कि असल दुश्मन ईरान है, शिया मुल्क है, तुम्हें तबाह कर देगा, सुन्नियों को मार देगा, खाने काबा पे कब्जा कर लेगा। अब तो तश्तबाम हो गया, अब तो सारी चीजें बेनकाब हो गई कि कब्जा कौन करना चाहता है। तो क्या ये बेनकाब करना कोई कामयाबी नहीं है आपकी नजर में, राशिद रिजवी साहब? नहीं, बेनकाब करना बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सांप निकल जाने के बाद अगर हम लाठी पेट रहे हैं तो क्या मतलब हुआ? आपने लिबनान कमजोर कर दिया, आपने सीरिया कमजोर कर दिया, आपने इराक कमजोर कर दिया, आपने फिलिस्तीन गाजा खत्म करवा दिया। उसके बाद आपकी अगर आग खुल रही है तो ये बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती है। कितना तबाह होने के बाद, लुट जाने के बाद हमको पता चले कि जुआ जो है हराम है, क्या मतलब हुआ इसका? कि जुआ हराम है, हम लुट चुके हैं, सब लुटा चुके हैं जुए में, और बाद में मालूम पड़ा जुआ ये हराम। राशिद रिजवी कह रहे हैं जो करबला पे यकीन रखते हैं। नहीं, हम ये करबला राशिद पे रिजवी यकीन कैसे करते कह हैं। रहे हैं? हाँ, तो वो कैसे कह रहे हैं? वहां तो लूटने के बाद ही लोगों को पता चला कि हराम क्या हलाल क्या है। वो तो वो बात आप फिलिस्तीन और गाजा में लेके आएंगे, नहीं ओआईसी नहीं, में मैं लेके नहीं मैं एक आएंगे। चीज कह रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूँ कि ओआईसी में कई नहीं है बार ये जो है चीज। शहादत देने के ओआईसी बाद वो चीजें। मुमताज साहब, ओआईसी की जो इतनी बड़ी मीटिंग हुई, इतना बड़ा ढिंढोरा पीटा गया कि इसराइल के खिलाफ लामबंदी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं करना था। हम जानते हैं कि एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना से ज्यादा लग सकता है किसी भी मुल्क से अमेरिका की फौज को निकलने के लिए। वो अपना दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे, जो भी सिचुएशन क्रिएट करेंगे, तब उनको हटाएंगे। उसमें महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये फौरी नहीं है कि आज मीटिंग हुई कल निकलेगा, आज शाम तक हट जाओ। पॉसिबल नहीं है, ये हम मानते हैं। लेकिन ये सारे मुल्क कह सकते थे कि ना वहां हमारा कोई एम्बेसडर वहां रहेगा, ना उनका कोई हमारे यहाँ रहेगा। हम वहां बंद कर रहे हैं और यहाँ भी बंद कर रहे हैं। हमारा इनसे कोई ट्रेड नहीं होगा, इजराइल से। ये काम तो एक दिन में हो सकता था, ये प्रस्ताव पास हो सकता था। क्या ये नहीं कर सके आप? कौन सा दबाव है? अब अमेरिका ने अफगानिस्तान में बनाया प्रेशर कि वो जो हमारा एयरबेस है वो हमको चाहिए। अफगानिस्तान बोल रहा हम नहीं देंगे। और आपको मैं बता दूं, चाइना और रशिया अफगानिस्तान के संपर्क में हैं। अभी मैं आपको ये पिक्चर बता रहा हूं और आने वाले 4-6 दिनों में तस्वीर खुल के आएगी कि कोई ना कोई चाइना का, कोई ना कोई रशिया का अम्बेसडर या वजीर खारजा या कोई मंत्री आएगा अफगानिस्तान में, बैठक होगी, बात होगी उस पर। उन्होंने मना किया हुआ है अफगानिस्तान को कि किसी भी हाल में मत देना। अगर तुमने उनको अपनी जगह दे दी तो उसी एयरबेस से वो तुमको जब चाहेंगे तब खत्म कर देंगे। वो तुमको खत्म करने के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं। तो ये चीज आप, ये गुंडागर्दी एक ये है कि हम चाइना पे नजर रखेंगे, रशिया पे नजर रखेंगे, इंडिया पे, प्लस ईरान का बॉर्डर मिला हुआ है। अफगानिस्तान का एयरबेस मिल जाएगा तो ईरान में अमेरिका अपनी फोर्स घुसेड़ सकता है। तो राशिद रिजवी साहब बड़ी अच्छी बात कही, मैं इस पॉइंट पे आ रहा था। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो क्या ये आपको नहीं लग रहा है कि ये बौखलाहट है,
ये हाथ से फिसलती हुई चीजों को देख रहे हैं कि बहुत तेजी से, क्योंकि ब्रिक्स हो या ये चेंज होता हुआ जियोपॉलिटिक्स हो या मिडिल ईस्ट या अरब, जिस तरह से मैं फिर कह रहा हूं, तो इनको लग रहा है कि नहीं, अब हमें फिलिस्तीन क्यों जरूरत महसूस हो गई अचानक, क्यों इनको लगा कि हमें जो है यहाँ पे जाना है। हिंदुस्तान भी चीन पहुंच गया कि साहब आप बड़बड़ाते रहिए, आप जो करना है कर लीजिए, आप रूस की बात कर रहे हो, मैं चीन से भी हाथ मिलाऊंगा, तजारत करूंगा। चाबहार पे अटैक कर दिया साहब, चाबहार जो है वो कैंसिल कीजिए। तो ये क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये बौखलाहट है, फड़फड़ाहट है अमेरिका की? अमेरिका ने एक सबसे बड़ा, सबसे खराब फैसला लिया। वो फैसला ये लिया कि सबके ऊपर टैरिफ लगाया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। उसकी खुद की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। इजराइल युद्ध में अमेरिका ने बेहिसाब पैसा खर्चा किया। इतना खर्चा किया कि अपने सुरक्षा बजट से उसने 35% काट करके इजराइल को दिया है। अब आप सोचिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने बजट से 35% कट करके इजराइल की मदद कर रहा है। किस चीज में पैसा खर्चा हो रहा है? इनके जो आयरन डोम के मिसाइल थे, सबसे ज्यादा पैसा इनका उसमें खर्चा किया है। जो आपके लेबनानियों ने, हिजबुल्लाह ने मारे ड्रोन, छोटे छोटे ड्रोन मारे, छोटे छोटे रॉकेट मारे, हमास ने मारे, ईरान ने मारे, इन जितने लोगों ने छोटे छोटे पटाखे फेंके और उनसे बचाने के लिए आयरन ड्रोन की बड़ी से बड़ी करोड़ों की मिसाइलें वेस्ट होती थी। एक एक दिन में 100 मिसाइल, 150 मिसाइल खर्च होती थी। इतना बड़ा बोझ अमेरिका के ऊपर आ गया है कि अब वो टैरिफ दूसरों पर लगा करके उस नुकसान की रिकवरी करना चाह रहा है। लेकिन उस टैरिफ से उनको जो नुकसान हुआ है, टैरिफ लगाने के बाद ये नुकसान हुआ है, अब उनका वही काम है कि ईरान को अपने चंगुल में लो, ईरान के भी डीजल पे, उनके फ्यूल पे, उनकी गैस पर अपना कंट्रोल बनाओ और गुंडा टैक्स वसूलो। अफगानिस्तान को भी माध्यम बनाओ गुंडा टैक्स के लिए, आप ईरान को भी माध्यम बनाओ। आपके अरब मुल्क कभी भी एक बार भी अगर वो तेज आवाज से बोल देगा, सब जी हुजूर करके सामने खिदमत में उनकी पेश हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 32,000 करोड़, 3,200 करोड़ की, 32,000 करोड़ का उनको जो है प्राइवेट आलीशान जेट दे दिया उनको।